नमस्कार दोस्तों, राजश्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था, प्लेटो ने द लॉज बुक लिखी थी मेरे दोस्तों। द लॉज बुक के अंदर उसने अपने उप आदर्श राज्य से संबंधित विचार दिया। उसके अंदर विशेषताएं चल रही थी कि प्लेटो के उप आदर्श राज्य की विशेषताएं क्या है। दोस्तों, मैं आज आपको उप आदर्श राज्य की शिक्षा व धर्म से संबंधित जो विशेषता है उप आदर्श राज्य में वो बताऊंगा। दोस्तों, बात करते हैं कि शिक्षा और धर्म जो है वो राज्य के अधीनी है। राज्य के अधीनी है। राज्य डिसाइड करेगा कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। राज्य डिसाइड करेगा कि धर्म का रूप कैसा होना चाहिए, अर्थात धर्म मूर्त रूप में कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए धर्म। यदि लोग उसको नहीं मानेंगे धर्म को, तो राज्य के द्वारा उन लोगों को दंड भी दिया जाएगा। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि राज्य के अधीनी क्या है, शिक्षा है। राज्य के अधीनी क्या है, धर्म है। राज्य निश्चित करेगा कि शिक्षा क्या है, राज्य ये निश्चित करेगा कि धर्म क्या है। ठीक है, जैसे होब्स का लेवियाथन की बात की थी होब्स ने, तो होब्स ने कहा था कि लेवियाथन क्या है कि निरंकुश है, निरंकुश है। ठीक है, तमाम शक्तियां किसको दे दी, होब्स ने लेवियाथन को दे दी। तो यहां पर शिक्षा और धर्म से संबंधित जो चीजें हैं, जो नियम कानून है, वो तमाम राज्य के अधीन रहेंगे, प्लेटो ये कह रहा है। ठीक है, प्लेटो अपने उप आदर्श राज्य के अंदर शिक्षा को, धर्म को राज्य के अधीनी माना है। जैसे कि होब्स ने लेवियाथन के बारे में कहा था कि लेवियाथन के अधीनी ही क्या रहेंगे, शिक्षा है, धर्म है, सब कुछ लेवियाथन के अंदर ही रहेंगे। लेवियाथन कहेगा वैसा ही वहाँ होगा। लेकिन आत्मरक्षा का अधिकार दिया था होब्स ने, आत्मरक्षा। यदि आत्मरक्षा नहीं कर पा रहा, यानी कि लोगों की आत्मरक्षा की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, उनके जीवन की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, तो उसे बदलने का अधिकार भी है, अर्थात लेवियाथन को हटाया भी जा सकता है। तो ये बात की थी। तो मैं इसी के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया हूँ कि राज्य के अधीनी शिक्षा और धर्म है। दोस्तों, धर्म की परिभाषा राज्य बताएगा कि ये धर्म है, तो उसी को लोगों को मानना पड़ेगा। अब बात करते हैं केवल शिक्षा के बारे में मेरे दोस्तों। शिक्षा वैसी है जैसे मैंने शिक्षा वाले वीडियो के अंदर बताया था, सेम की सेम वही शिक्षा है मेरे दोस्तों। आप वो वीडियो देख लेना। यहाँ पर भी वह है व्यायाम व संगीत की शिक्षा पे ज़्यादा बल दिया है। व्यायाम और संगीत की शिक्षा पे ज़्यादा बल दिया है। और शिक्षा के बारे में देखते हैं कि शिक्षा लड़की वह लड़के, युवक और युवती दोनों के लिए समान शिक्षा की बात करता है। यानी कि लड़कों और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन वो कहता है प्लेटो कि सहज शिक्षा नहीं होनी चाहिए, सहज शिक्षा नहीं होनी चाहिए। सहज शिक्षा का क्या किया उसने, विरोध किया है। अर्थात लड़का और लड़की पढ़ेंगे जरूर, लेकिन एक साथ नहीं पढ़ेंगे। लड़कियों की क्लास, लड़कियों की स्कूल अलग होगी और लड़कों की अलग होगी। वहाँ लड़के लड़कियाँ समान रूप से पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, अलग अलग क्लासों के अंदर, अलग अलग स्कूलों के अंदर पढ़ेंगे। तो सहज शिक्षा का विरोध किया था। तो ये लड़के लड़कियों के लिए क्या है कि उसने समान शिक्षा की बात की थी। तो वो कहीं ना कहीं वो शिक्षा के माध्यम से वो कहना चाहता है कि लड़का और लड़की दोनों ही क्या है, समान होते हैं, उनके अधिकार समान होते हैं, उनमें एक ही जैसा खून होता है, उनका कलर भी एक जैसा होता है, लेकिन वो एक जैसे उनके सिद्धांत होते हैं। तो वो कहता है कि एक महिला के अंदर, एक पुरुष के अंदर कोई अंतर नहीं होता है, मेल फीमेल का अंतर होता है, लेकिन वह कार्य जो पुरुष कार्य कर सकता है वह एक महिला भी कर सकती है। इसलिए महिलाओं को भी आगे बढ़कर आना चाहिए। जैसे कि आज के
जीवन में प्रासंगिक है, आज के हमारे संविधान के अकॉर्डिंग प्रासंगिक है, वैसी बात वो अपने उप आदर्श राज्य के बारे में करता है। तो ये तो क्या है कि उसकी शिक्षा से संबंधित बात है दोस्तों, ठीक है। धर्म से संबंधित बात करते हैं अपन। धर्म से संबंधित कि धर्म क्या है। धर्म भी राज्य के अधीन रहेगा, ये आपने अभी पढ़ा। धर्म मतलब क्या है कि धर्म ऐसी नहीं है कि एक तरह से आडंबर और अंधविश्वास को वो धर्म नहीं मानता है, बिल्कुल भी नहीं मानता, इसका बिल्कुल विरोध करता है, ठीक है। और जो आडंबर और अंधविश्वास में जो कर्म कांड होते हैं उनका विरोध किया है। तो इसका मतलब ये हो गया, ऐसा कर्म कांड जो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट देता है या आपको लाभ पहुंचा रहा है, और आपके साथ साथ समाज को लाभ पहुंचा रहा है, और समाज के साथ साथ वो राज्य को लाभ पहुंचा रहा है। तो हमें वो धर्म की परिभाषा ये कह रहा है कि कर्म कांड तो होनी चाहिए, लेकिन ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे आपका खुद का भी भला हो रहा है, समाज का भी भला हो रहा है और राज्य का भी भला हो रहा है। वह ऐसे धर्म के बारे में बात करता है, क्योंकि धर्म को राज्य के अधीन रखा है कि राज्य जैसा कहेगा वैसा धर्म होगा। तो वो ये कहना है, अब राज्य क्या है, राज्य तो अपना फायदा देखेगा ना, कि मेरा भी भला हो, इस समाज का भी भला हो, और व्यक्तिगत रूप से व्यक्तियों का भी भला हो। तो राज्य ऐसी चीज़ कहेगा कि आप आडंबर करो, पूजा पाठ करो या कर्मकांड करो, ऐसा थोड़ी क्या कि ऐसी चीज़ करो, ऐसी पूजा पाठ करो जिससे कि आपका भी फायदा हो सके, समाज का भी भला हो और देश दुनिया का भी भला हो सके। ऐसी धर्म की वह बात करता है। देखो दोस्तों, सेबाई ने इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की थी। सेबाई ने क्या कहा था कि जैसे जो आडंबर और अंधविश्वास में लोग कर्मकांड करते हैं उसकी वह आलोचना करता है। सेबाइन समझाने की कोशिश करता है कि लोग आडंबर और अंधविश्वास में जो कर्म काटते हैं उसकी बात प्लेटो नहीं कर रहा है। तो प्लेटो किसकी बात करता है कि ऐसे व्यक्तिगत धर्म की जिससे खुद का भी भला हो रहा है, समाज का भी भला हो रहा है और राज्य का भी भला हो रहा है, ऐसे धर्म की बात वह करता है। ठीक है, यदि मान लीजिए आपको शुद्धिकरण के लिए आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग कर्मकांड करवा भी रहे हो, ये प्लेटो कह रहा है कि कर्मकांड करवा रहे हो, तो आप किसी अनजान व्यक्ति जो पंडित होते हैं, जो पुरोहित होते हैं उनसे कर्मकांड नहीं करवाएंगे, उनसे आप पूजा पाठ और कर्मकांड नहीं करवाएंगे मेरे दोस्त। तो प्लेटो अपने उप आदर्श राज्य में ये कल्पना करता है, ये कहता है कि जो पुरोहित है, पुरोहितों को राज्य के अंदर एक भर्ती किया जाएगा, यानी कि उनको राज्य एक नौकरी देगा पुरोहितों को कि आप जनता की अपेक्षा क्या है राज्य से कि राज्य हमारा ये कर्मकांड पूरा करवा दे, तो जनता की अपेक्षा रहेगी। ठीक है मेरे दोस्तों, और ध्यान दो, आपको पता है कि प्लेटो अपने उप आदर्श राज्य में कानून बनाने का अधिकार जनता को ही देता है। तो जनता ने यह निश्चित किया है कि कानून कैसे हो, धर्म से संबंधित कानून कैसे हो, तो जनता ने ये निश्चित किया है कि एक पुरोहित हो, हर गांव में या हर ढाणी में या हर क्षेत्र में एक पुरोहित हो, लेकिन वो पुरोहित कोई व्यक्तिगत न हो, वो सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है उस कानून के अकॉर्डिंग एक पुरोहितों की नियुक्ति होगी। वो पुरोहित ही क्या है, पूजा पाठ और कर्मकांड करवाएंगे। ठीक है, लेकिन अब राज्य के ओर से जो कर्मकांड पूजा पाठ करवाएंगे तो आप ये मानो कि वो उसका भी भला करेगा, उस कर्मकांड के माध्यम से समाज का भी भला करेगा, देश का भी भला करेगा। तो यहाँ पर वह पूरी तरह से अंधविश्वास और रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं, आडंबर है, उसको खत्म करने की कोशिश की है प्लेटो ने अपने उप आदर्श राज्य में। ठीक है, तो
अनजान पुरोहितों से यहाँ पे कोई पूजा पाठ नहीं होगा। राज्य के द्वारा जो नियुक्त किए जाएंगे पुरोहित, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर पूजा पाठ, उन्हीं के द्वारा पूजा पाठ की जाएगी। दोस्तों आगे बात करते हैं कि धर्म के अंदर वो एक ये भी बात करता है। अब मान लीजिए पुरोहितों की बात कोई नहीं मानता है, कोई पुरोहितों की बात नहीं मानता है कि पुरोहित एक सरकार द्वारा नियुक्त है। अब सरकार के द्वारा नियुक्त इन आदमियों की, इन पुजारियों की, इन पुरोहितों की बात नहीं मानेगा कोई जनता, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये बात प्लेटो कह रहा है। अब अंधविश्वास के बारे में वो मतलब नास्तिक के बारे में बात करता है कि नास्तिक कि व्यक्ति को नास्तिक भी नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ में विश्वास रखना चाहिए, धर्म में विश्वास रखना चाहिए, ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, लेकिन आडंबर जो अंधविश्वास है और आडंबर और अंधविश्वास की आड़ में लोग जो कर्म कांड करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनका विरोध करता है प्लेटो। तो वो कहता है कि जो नास्तिक व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, पूजा पाठ भी करना चाहिए, ईश्वर में विश्वास करना चाहिए, अल्लाह के अंदर भगवान है, जो भी आप बोलते हो उनमें विश्वास करना चाहिए। तो वो बात ये करता है। तो वो कहता है कि जो नास्तिक है उनको, यदि वो नास्तिक है, विश्वास नहीं करते हैं, तो राज्य के द्वारा उन्हें दंड दिया जाए। तो इसका मतलब वह है धर्म विरोधी कभी नहीं है प्लेटो धर्म विरोधी नहीं है। इसका मतलब वो क्या है, आस्तिक है। ठीक है, तो नास्तिक यदि कोई व्यक्ति हो गया तो उसको दंड देने की बात की है अपने राज्य के अंदर प्लेटो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये आपने देखा है कि शिक्षा और धर्म से संबंधित ये विचार आपने देखे। इसके बाद में आगे बात करते हैं दोस्तों अगली विशेषता के बारे में बात करते हैं कि प्लेटो ने द लॉज बुक के अंदर उपादर्श राज्य से संबंधित विचार दिया। उसके अंदर इतिहास की शिक्षा या इतिहास की अवधारणा पे भी बल दिया था। वो कहता है कि देखो, इतिहास की शिक्षा के आधार पर भी मैंने आपको बताया था कि मिश्रित राज्य का सिद्धांत, जिसको प्लेटो क्या कहता है, मिश्रित संविधान कहता है। तो ये जो मिश्रित संविधान की जो अवधारणा है, उपादर्श राज्य की जो विशेषता है, मिश्रित राज्य का जो सिद्धांत है, ये जो अवधारणा है, ये उसने इतिहास के आधार से उसने शिक्षा ग्रहण की है। तो वो कहता है कि किसी भी समाज में, किसी भी राज्य में, किसी भी देश दुनिया के अंदर यदि समाज का भला करना है तो उसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से भी हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि इसका समाज कैसा रहा है, ये समाज क्या चाहता है। तो समाज की भावनाओं के अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए, कानून नियम बनना चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं कि मेरे दोस्तों कि तो कहते हैं कि समाज की भावनाओं के अकॉर्डिंग कानून नियम बनने चाहिए मेरे दोस्तों। तो कहते हैं कि इतिहास से भी हम कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यदि समाज का विकास करना है तो समाज का उस समाज के बैकग्राउंड तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, उसके इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि इतिहास समझेंगे तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उस समाज का विकास करने में हमें बहुत ही सहायता मिलेगी दोस्तों। तो इस इतिहास के आधार पर ही तो उसने उपादर्श राज्य में मिश्रित राज्य का सिद्धांत दिया था, जिसे हम मिश्रित संविधान के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, अब एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि दोस्तों कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के अंदर आदर्श राजा की कल्पना की थी। आदर्श राजा की कल्पना की थी कि आदर्श राजा राज्य को सही चलाएगा अपने विवेक के द्वारा। ठीक है, लेकिन अपने उप आदर्श राज्य में अब उप आदर्श राज्य संबंधी विचार किस में दिया था, द लॉज में। ठीक है मेरे दोस्तों, आदर्श राज्य संबंधी विचार किस में दिया, रिपब्लिक में, रिपब्लिक बुक में दिया मेरे दोस्तों। यहाँ वह आदर्श राज्य को चलाने के लिए आदर्श राजा की कल्पना करता है। तो उप आदर्श राज्य को चलाने के लिए वह, जहाँ उसने आदर्श राजा की कल्पना की थी, यहाँ पर वो किसकी कल्पना करता है, नोक्टर्नल परिषद। ठीक है,
नोक्ट्रल परिषद, ठीक है मेरे दोस्तों। इसको न्यास परिषद के नाम से भी जानते हैं, न्यास परिषद, न्यास परिषद के नाम से भी जानते हैं। अब इसके अंदर लोग कौन होंगे, ये एक तरह से जैसे आपने अपने भारत के अंदर देखा होगा कि एक होती है मंत्री परिषद, ठीक है, और एक होता है मंत्रिमंडल। ये दोनों अलग अलग होते हैं मेरे दोस्तों। मंत्री परिषद के अंदर तो सभी मंत्री आ गए, जिसमें मंत्रिमंडल भी शामिल है, लेकिन मंत्रिमंडल में मंत्री परिषद शामिल नहीं है। तो मंत्री परिषद अलग होता है, ठीक है दोस्तों। तो मंत्री परिषद तो प्लेटो के राज्य के अकॉर्डिंग कितनी है, 37, और मंत्रिमंडल कितने होनी चाहिए, 10, ठीक है। देखो मंत्री तो खूब सारे होते हैं आज हमारे सरकार के अंदर, सरकार कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी कोई भी हो, लेकिन मंत्री तो खूब होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में जो मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री, वो बहुत कुछ ही कम होते हैं। जैसे रक्षा मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गए, ठीक है, ऐसे मंत्री। तो ये जो मंत्री होते हैं ये कुछ ही होते हैं। तो मंत्री परिषद ज़्यादा होते हैं, मंत्रिमंडल कम होते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहूँगा। तो प्लेटो ने अपने मंत्री परिषद का क्या नाम दिया था, संरक्षक परिषद, जिसको परामर्श बोर्ड भी कहा था। ये परामर्श देगा, ठीक है, जिसमें 37 सदस्य होंगे। और 37 सदस्यों के अंदर से जो मुख्यमंत्री बनेगा, वो जो मंत्रिमंडल में शामिल होगा, वो होगा 10 ही। कितने होंगे, 10 ही होंगे मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर मैं ये 10 की बात कर रहा हूँ, 10 मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूँ, यानी मंत्रिमंडल में 10 जो मंत्री थे, मेन जो मंत्री थे, उन्हीं को ही अपने उप आदर्श राज्य के अंदर वो नोक्ट्रल परिषद या न्यास परिषद के नाम से कहता है। ये आप ध्यान रखना मेरे दोस्त, इतना सा आप याद रख लो कि नोक्ट्रल परिषद या न्यास परिषद क्या है। जैसे कि हमारी मंत्री परिषद होती है, और मंत्री परिषद में से जो मेन जो मंत्री होता है, जैसे रक्षा मंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, ठीक है, वित्त मंत्री हो गए, ऐसे जो मंत्री होते हैं वो न्यास परिषद में शामिल होते हैं, नोक्ट्रल परिषद में शामिल होते हैं, जैसे कि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि जहां उसने आदर्श राज्य की बात की थी, वहीं वह अपने उप आदर्श राज्य के अंदर नोक्ट्रल परिषद की बात करता है, न्यास परिषद की बात करता है। ये भी एक क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि एक तरह से व्यवस्थापिका से संबंधित ये एक व्यवस्था है उसकी, जो मैं पहले भूल गया था वो अब आपको बता दी है दोस्तों। तो आज इतना ही दोस्तों, मैंने आपको द लॉज बुक के अंदर उप आदर्श राज्य की क्या क्या विशेषता बताई, वो सभी मैंने आपको बता दी है। राजश्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल के अंदर आपको ये सब मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़िए। और पार्ट के हिसाब से मैंने वीडियो बना रखा है, और छोटे छोटे वीडियो है, आप ज़रूर नहीं पढ़िए मेरे दोस्तों। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।